ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें देसी रियासतें या रजवाड़ा कहा जाता था। देसी रियासतों पर राजाओं का शासन था। इन राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। विभाजन के बाद भारत एवं देसी रियासतों को एक प्रशासन के अंतर्गत लाने का पुनः राजनीतिक नेतृत्व के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार था। औपनिवेशिक भारत में लगभग 40% भूभाग पर छोटे और बड़े ऐसे 565 रियासतों थीं जिस पर शासन करने वाले राजाओं को ब्रिटिश पारामाउंटीसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वायत्तताएं प्राप्त थीं। ब्रिटिश शासन उन्हें अपनी जनता से बचाने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से तब तक बचाती थी जब तक कि वे अंग्रेजों की बात मानते रहें। जैसे ही ब्रिटिश सरकार भारत से वापस जाने के लिए तैयार होने लगी वैसे ही 565 रियासतों में से कईयों ने आज़ादी के अपने सपने शुरू कर दिए। उन्होंने यह दावा किया कि इन दो नवजात राज्यों अर्थात भारत और पाकिस्तान को पारामाउंटीसी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। 20 फरवरी 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया कि सम्राट सरकार पारामाउंटीसी के अंतर्गत अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार को सौंपने का इरादा नहीं रखती हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन लंबे समय से यह मानता आ रहा था कि राजनीतिक सत्ता पर अधिकार उसके राजा का नहीं बल्कि जनता का होता है और रियासतों की जनता भी भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। अतः राष्ट्रवादी नेताओं ने सभी रियासतों के आज़ादी के इन दावों को ठुकरा दिया और कहा कि देसी रियासतें के सामने आज़ादी का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास मात्र यही विकल्प है कि अपनी आज़ादी की अपनी क्षेत्रीय स्थिति की निकटता और इसकी जनता की इच्छाओं के अनुरूप या तो वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में। बहुत कुशलता और दक्षतापूर्ण राजनीतिता के साथ प्रलोभन और दबाव का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने में सफल हुए। कुछ रियासतों ने अप्रैल 1947 की संविधान सभा में शामिल होकर समझदारी और यथार्थकता के साथ साथ कुछ हद तक देशभक्ति दिखाई, परंतु अधिकांश राजा इससे अलग रहे। त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद रियासतों ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि वे स्वतंत्र दर्जे का दावा पेश करना चाहते हैं। 27 जून 1947 को जब सरदार पटेल ने नवनिर्मित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाला और इसके सचिव बने वीपी मेनन, देसी रियासतों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण की 3 बातें सामने आईं। अधिकतर देसी रियासतों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरा, भारतीय सरकार का रुख लचीला था, वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने तथा विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए रुख अपनाया था। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्षेत्रों के सीमांकन के प्रश्न पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उठा था। पटेल ने लंच पार्टियों की एक श्रृंखला आयोजित की जहां उन्होंने भारत के नए संविधान को तैयार करने में कांग्रेस की मदद करने के लिए देसी रियासतों से आने वाले मेहमान राजाओं से अनुरोध किया। पटेल का पहला कदम था उन राजाओं से जिनके क्षेत्र भारत के अंदर पड़ते हैं यह अपील करना कि वे 3 यानी कि विदेश संबंध, सेना और संचार 3 विषयों पर भारतीय संघ को स्वीकृति प्रदान कर दें जिनका हित या जिससे पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है। उन्होंने दबे तौर पर यह धमकी भी दी कि वे रियासतें भी बेकाबू हो रही हैं जो जनता को नियंत्रित करने में हम मदद कर सकते हैं, फिर हम मदद करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे तथा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत सरकार की शर्तें और भी कड़ी हो जाएंगी। पटेल का अगला कदम माउंटबेटन को भारत के समर्थन के लिए मनाना था और माउंटबेटन द्वारा 25 जुलाई को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के समक्ष दिए गए भाषण ने अंततः राजाओं को राजी कर लिया। कुछ राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी की, जैसे त्रावणकोर। यहाँ के राजा चित्रा तिरुनल थे, परंतु वास्तविक शासन दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर था। सीपी अय्यर पर हुए एक आक्रमण के बाद त्रावणकोर के महाराजा ने सरकार से कहा कि वे विलय के लिए तैयार हैं। दूसरा राज्य था जोधपुर। सीमा के निकट होने के कारण इसका विलय एक गंभीर मुद्दा था। युवा राजा को भी लुभाया जा रहा था, लेकिन पटेल के भारी दबाव के कारण अंततः उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। भोपाल, यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू आबादी रहती थी और यहाँ के शासक हबीबुल्ला खान को जिन्ना का समर्थन प्राप्त था। भोपाल के शासक के खिलाफ एक विद्रोह हुआ और पटेल और आम जनता के दबाव का सामना
करना पड़ा। अंततः उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रियासतें जिनकी सीमाएं आज़ाद भारत की नई सीमाओं से मिलती थीं 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रियासतें भारतीय संघ का अभिन्न अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद तथा मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। सबसे पहले देखते हैं जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी, इसीलिए पाकिस्तान के साथ उसका कोई भौगोलिक सामीप्य नहीं था। फिर भी इसके नवाब मोहब्बत खान ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। हालांकि राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी, भारत में शामिल होने की इच्छुक थी। नेहरू और पटेल मानते थे कि इस संदर्भ में निर्णायक स्वर जनता का होना चाहिए और इस निर्णय को जनमत संग्रह के आधार पर होना चाहिए। राजा की जनता ने एक जन आंदोलन संगठित किया और नवाब को भागने के लिए मजबूर कर दिया तथा समल दास गांधी के नेतृत्व में आरिज हुकूमत अर्थात एक अस्थायी सरकार का गठन किया। जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो, जो बाद में ज्यादा प्रसिद्ध जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, ने अब भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके बाद भारतीय सेना राज्य में प्रवेश कर गई और अंततः 20 फरवरी 1948 को रियासत के अंदर एक जनमत संग्रह कराया गया जो व्यापक रूप से भारत के साथ विलय के पक्ष में गया। दूसरा, कश्मीर। 1947 से पहले कश्मीर एक राजशाही थी और इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। यहाँ के लोग स्थिति को अलग नज़रिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले और बाकी सब कुछ बाद में मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, परंतु वे इसके लिए पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन रहा। अब्दुल्ला ने डोगरा वंश को सत्ता छोड़कर इसे लोगों को सौंपने के लिए कहा। महाराजा हरि सिंह 15 अगस्त को हरि सिंह ने दोनों देशों के साथ यथास्थिति समझौते स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की पेशकश की, जिसमें लोगों और वस्तुओं के स्वतंत्र आवागमन की भी अनुमति शामिल थी। पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और यथास्थिति कर दिए, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया और प्रतीक्षा करना उचित समझा। पाकिस्तान अधीर हो गया और यथास्थिति समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तब कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन ने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक नाकेबंदी और यथास्थिति समझौते के उल्लंघन करने की शिकायत की। महाराजा की सेनाओं द्वारा पुंछ की मुस्लिम आबादी के खिलाफ अत्याचारों की रिपोर्ट ने शासक के विरुद्ध नागरिक अशांति को और बढ़ावा दे दिया। 22 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में कई पठान कबायलियों ने कश्मीर की सीमा पर का अतिक्रमण कर लिया और तेजी से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। महाराज की अकुशल सेना आक्रमणकारी सेनाओं के सामने नहीं टिक सकी। घबराकर 24 अक्टूबर को महाराज ने भारत की से सैनिक सहायता की अपील की। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने यह रेखांकित किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत अपनी सेनाएं कश्मीर में तभी भेज सकता है जब राज्य का औपचारिक रूप से भारत में विलय हो चुका हो। वीपी मेनन कश्मीर गए और 26 अक्टूबर को महाराज ने कश्मीर को भारत में विलय कर शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रशासन का प्रमुख बना दिया। 27 अक्टूबर की सुबह लगभग 100 भारतीय विमानों से भरकर सैनिक और हथियार श्रीनगर पहुंच गए और युद्ध की चुनौती स्वीकार की गई। पाकिस्तानी सेना ने मुख्य घाटी के क्षेत्रों को छोड़ दिया, परंतु गिलगित और बाल्टिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वयंसेवकों ने भी पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने में भारतीय सेना के साथ मिलकर काम किया। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बन गए और नवंबर 1947 में माउंटबेटन शांति मिशन पर लाहौर गए। जिन्ना के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं किया जा सका। जिन्ना ने कहा कि कश्मीर का विलय धोखाधड़ी और हिंसा पर आधारित है। नेहरू ने सिंह को पत्र लिखा कि वे कश्मीर के लिए अंतिम समाधान चाहते हैं। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लाने का निर्णय किया। यह लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर आधारित था। रामचंद्र जुहा ने इसके अंतर्निहित तर्क को समझाया। चूंकि कश्मीर भारत में विलय हो गया था, अतः भारत चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र इसके उत्तरी हिस्सों को खाली करवाने में मदद करे, जो इसके अनुसार पाकिस्तान समर्थक गुट ने गैर कानूनी कब्जे में चला गया है। सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को कश्मीर प्रश्न से भारत पाकिस्तान विवाद में बदल दिया गया।
भारत अपना पक्ष रखने में पाकिस्तान की तुलना में कम प्रभावशाली रहा। जफरुल्लाह खान एक जन्मजात वक्ता थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि कश्मीर पर हमला उत्तर भारत में हुए सांप्रदायिक हमलों का नतीजा था। यह मुसलमानों द्वारा अपने तकलीफों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। नेहरू कश्मीर मुद्दे को सुरक्षा परिषद में ले जाने के अपने निर्णय को पर बाद में बहुत पछताए, क्योंकि सुरक्षा परिषद पाकिस्तान के अतिक्रमण पर ध्यान देने की बजाय ब्रिटेन और अमेरिका के निर्देशों पर पाकिस्तान की तरफदारी करने लगा। 21 अप्रैल 1948 को सुरक्षा परिषद के संकल्प 47 ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू किया। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया, जो अब तक लागू है। 1951 में राज्य में एक संविधान तैयार करने के उद्देश्य से संविधान सभा की बैठक श्रीनगर में हुई। इसने 1954 में विलय को मंजूरी दे दी। 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान था। यह प्रस्ताव भी विफल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने आज के तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। अगला हैदराबाद, पूर्णतः भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ एक क्षेत्र। हैदराबाद देसी रियासतों में सबसे बड़ा राज्य था। इसके शासक निजाम ने एक स्वतंत्र स्थिति का दावा किया। वह चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। नवंबर 1947 में निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। पटेल उस पर कोई निर्णय थोपने की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि माउंटबेटन निजाम के साथ किसी समझौते की मध्यस्थता करने के लिए उत्सुक बैठा था। हालांकि पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद भी निजाम अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करने में असफल रहा था। अतः वह भारत सरकार के साथ समझौते में लगा हुआ था। भारत सरकार ने नवंबर 1947 का यथास्थिति समझौता इस आशा के साथ किया कि जब तक संधि वार्ता जारी रहेगी, निजाम अपने रियासत में एक प्रतिनिधिमूलक सरकार प्रस्तुत करेगा, जिसमें बाद में विलय आसान हो जाएगा। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावों को देखते हुए निजाम संविधानकर्ताओं को लंबा खींचकर इस बीच अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था, ताकि भारत से वह अपनी संप्रभुता को मनवाने के लिए दबाव डाल सके। इस बीच राज्य में 3 अन्य राजनीतिक घटनाएं घट गईं। अधिकारियों के सहयोग से एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी कि MIM ने अपने नए नेता कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकार नामक अर्धसैनिक संगठन को गठित किया, जिन्होंने निजाम के विरुद्ध संघर्षरत जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। MIM ने भारत के साथ एकीकरण के बजाय मुस्लिम डोमिनियन की स्थापना की वकालत की। 7 अगस्त 1947 को निजाम से लोकतांत्रिकरण की मांग को लेकर हैदराबाद रियासत कांग्रेस ने एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस लोकप्रिय आंदोलन के लिए निजाम की प्रतिक्रिया दमन की थी। रजाकारों ने आक्रमणों और प्रशासनिक तंत्र द्वारा अत्याचारों के फलस्वरूप हजारों लोग अपनी रियासत को छोड़कर भारतीय क्षेत्रों में बने अस्थायी कैंपों में शरण लेने लगे। तब रियासत कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन ने हथियार उठा लिया। 1946 के उत्तरार्ध में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली किसान संघर्ष रियासत के तेलंगाना क्षेत्र में विकसित हुआ। यह आंदोलन 1946 के अंत तक राजकीय दमन की भयानकता के कारण छीड़ हो गया। अब फिर से किसान दलों द्वारा जनता पर रजाकारों के हमले के विरुद्ध सुरक्षा संगठित करने के कारण जीवंत हो गया। इन किसान दलों ने बड़े जमींदारों पर हमला किया और उनकी जमीनों को किसानों और भूमिहीनों के बीच बांट दिया। इन 3 घटनाओं के बाद निजाम के साथ संधि वार्ता के लंबा खिंचने के कारण जून 1948 में सरदार पटेल अधीर हो गए और उन्होंने नेहरू को लिखा कि अब निजाम को यह बताने का समय आ गया है कि हमें बिना शर्त विलय की स्वीकृति और उत्तरदायी सरकार के गठन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। तब भी निजाम सरकार और रजाकारों के उकसावे के बावजूद भारत कई महीनों तक अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, परंतु निजाम अपना हाथ पीछे खींचता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार आयात करता रहा। रजाकारों का अत्याचार भी बढ़ता रहा। अर्थात 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और इस पुलिस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन पोलो था। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने उन्हें राज्य के औपचारिक शासक या राज्य प्रमुख के रूप में बनाए रखा और 5 मिलियन रुपए के प्रभु पर्स के साथ ही उसे अपनी विशाल परिसंपत्ति का ज्यादातर भाग अपने पास रखने की अनुमति दे दी। हैदराबाद अधिग्रहण के बाद भारतीय संघ के देशी रियासतों के विलय का कठिन कार्य पूर्ण हो गया। इसका महत्व इस तथ्य से भी निहित होता है कि हैदराबाद में भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई, क्योंकि न केवल हैदराबाद के मुसलमान बड़ी संख्या में निजाम विरोधी संघर्षों में शामिल हुए, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों ने सरकार की विलय नीति और कार्रवाई का समर्थन किया, जिसमें निजाम और पाकिस्तान के नेता श्री भी आश्चर्यचकित रह गए।